हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। लर्निंग फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारा लेक्चर 1 है। इस लेक्चर 1 में हम टीचर L2 के साइंस मैथ्स का फिजिक्स पोर्शन करने वाले हैं। तो इसी सीरीज में हम लेक्चर 2, लेक्चर 3 भी आएंगे। ऐसे करके हम सिलेबस कवर करेंगे थर्ड ग्रेड का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु है जो नियत वेग के साथ उत्तर की ओर गति कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूविंग है। वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। तो हमें पता है कि बल फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन की गति का समीकरण है। तो और ए क्या होता है, अपने पास त्वरण होता है, ये होता है वेग में परिवर्तन की दर dv बटा dt। तो प्रश्न में कहा गया है कि वेग क्या है, वस्तु का नियत है। जब वेग नियत है तो वेग में परिवर्तन की दर कितनी आ जाएगी, 0। तो वस्तु का त्वरण कितना हो गया, 0। तो ध्यान रखे, जब वस्तु का त्वरण नहीं है तो बल भी नहीं है। जब वस्तु पर बल लगेगा तो त्वरण भी बनता है उसमें, और त्वरण तभी आता है जब वस्तु पर परिणामी बल कार्यरत होता है। तो हमारे यहाँ पर वस्तु का त्वरण कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब वस्तु पर आरोपित बल कितना है, 0। तो वस्तु पर परिणामी बल कितना हो गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा बल असंपर्क बल नहीं है। ध्यान दें, यहाँ पर ये जो मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर कई बार प्रश्न को पढ़ने पर एग्जाम हॉल में, असंपर्क बल नहीं है, इसका मतलब संपर्क बल है, कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स है, कौन सा फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो पहले बात करते हैं चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। सपोज दैट ये अपने पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल की मैग्नेट है, और ये हमारे पास नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल की मैग्नेट है। हालांकि अब ये कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ बीच में क्या है, स्पेस है, फ्री स्पेस है। फिर भी ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। देखो, विदाउट कॉन्टेक्ट भी यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ये क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है। बात करते हैं स्थिर वैद्युत बल की। सपोज दैट यहाँ पर ये चार्ज क्या है, प्लस क्यू, और ये हमारे पास क्या है, प्लस क्यू। दो पॉइंट चार्जेस है और वो दोनों क्या है, रेस्ट में है। बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है। तो दोनों में क्या लगता है, अपने हमें पता है कि चार्ज की प्रॉपर्टी है, सेम नेचर की चार्ज है इसमें। इसका मतलब वहां पर फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्सन का फोर्स। हालांकि ये कॉन्टेक्ट में नहीं है, फिर भी यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है। थर्ड की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल। ये सन है, ये अर्थ है, दोनों में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। हालांकि ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स नहीं है। बात करते हैं घर्षण बल जी। घर्षण बल क्या है आपके पास, कांटेक्ट फोर्स है। क्यों, क्योंकि जब एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु के कांटेक्ट में आती है, तभी उसमें कांटेक्ट लाइन पर, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और ये फ्रिक्शन फोर्स, सपोज दैट ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगता है। तो ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो गया, घर्षण बल। घर्षण बल क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक है। तो कांटेक्ट फोर्स अपने पास घर्षण बल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के लिए कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। पहले हम इस घर्षण को समझ लेते हैं कि ये वस्तु है, ये इस सतह पर पड़ी है, ये क्या है, वस्तु अभी तक रेस्ट में है। ये वस्तु क्या है, रेस्ट में। यहाँ जो घर्षण बल लग रहा है ना, वो घर्षण बल क्या, कौन सा होगा, स्थैतिक घर्षण बल। कौन सा घर्षण बल होगा, स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है। और जब सपोज दैट ये वस्तु गति करती है, ये वस्तु मतलब इस सरफेस पर गति कर रही है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गति कर रही है, तो इसके दिशा के विपरीत इसके गति का विरोध करने वाला एक बल लगता है। और ये बल कौन सा होगा, यहाँ पर गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल। हालांकि गतिक घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण बल का मान ज्यादा होता है। तो घर्षण बल को कम करने के लिए इन वस्तुओं को क्या करते हैं हम, इस गोलाकार आकृति में जैसे पहिए गोल बना देते हैं। क्यों, क्योंकि घर्षण को हम कम करना चाहते हैं, लोड नहीं घर्षण में बदलना चाहते हैं। और जो टायर होते हैं उनमें बियरिंग लगा देते हैं, बियरिंग में छोटी छोटी जैसे सिलेंड्रिकल शेप के हम ऑब्जेक्ट लगा के उसको हम क्या करते हैं, घर्षण को
इस लोटनी घर्षण में चेंज करके हम क्या करते हैं, घर्षण को कम करते हैं। तो सबसे ज्यादा घर्षण होता है वो स्थितिक घर्षण होता है। उसके बाद जब वस्तु स्टार्ट हो जाती है, गति प्रारंभ हो जाती है वस्तु की, तब जो घर्षण बल लगता है वो गतिक घर्षण बल लगता है। और स्टार्ट होने से पहले जो घर्षण बल लगता है वो क्या लगता है, स्थितिक घर्षण बल लगता है। यदि वस्तु ये लोटनी गति कर रही है तो वो जो घर्षण बल लगता है वो क्या लगता है, लोटनी घर्षण बल लगता है। तो एक बार मैं ये घर्षण बल का ग्राफ बना के बता देता हूँ आपको। तो पहले तो क्या होता है, घर्षण बल बढ़ता है आरोपित बाह्य बल के साथ साथ एक अधिक मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू प्राप्त करके इसे कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है। ये जो पीक वैल्यू है ना घर्षण बल की, ये कहलाता है स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है। और इसके बाद ये जो है क्या है, घर्षण बल है, ये क्या है, गतिक घर्षण बल है। ये गतिक है। तो ये जो पीक वैल्यू है क्या है, स्थैतिक घर्षण बल। तो स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या है, गतिक घर्षण बल से ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा है अपने पास स्थैतिक घर्षण बल, उसके बाद गतिक घर्षण बल, और उसके बाद लोटनी घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल सबसे ज्यादा है, गतिक घर्षण बल सबसे कम जो घर्षण बल लगता है वो लोटनी घर्षण बल है। प्रश्न नंबर 2 इस ऑप्शन सेकंड अपने पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। तालाब के मेल या हरे शैवाल वाले रास्ते पर चलते एवं फिसल जाते हैं, क्यों? क्योंकि गति का जड़त्व है, ये घर्षण शून्य हो जाता है, पैरों और पथ के बीच में घर्षण मान बढ़ जाता है, पैरों और पथ के बीच में घर्षण बल का मान घट जाता है। देखो, घर्षण, गति का घर्षण, गति का जड़त्व ये क्या है। सपोज दैट कोई अपने पास कार है, वो गति कर रही है, या कोई रेस्ट में है, इसमें ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये गति कर रही है। तो जब अचानक गति करना प्रारंभ करती है, ये ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पीछे की ओर धक्का लगता है। ये क्यों लगता है, ये इस ऑब्जेक्ट का जड़त्व है। तो यहाँ पर ये गति का जड़त्व वाला तो कंसेप्ट नहीं है, ये तो गलत है। घर्षण शून्य हो जाता है, नहीं जी। हरी शैवाल आने से घर्षण कम जरूर हो जाता है, लेकिन शून्य नहीं होता है। पैरों और पथ के बीच में घर्षण बल का मान बढ़ जाता है, ना जी, बढ़ता भी नहीं है। पैरों और पथ के बीच में घर्षण बल का मान घट जाता है, करेक्ट। हम फिसल क्यों जाते हैं, क्योंकि बीच का जो घर्षण बल है हमारे पैरों का और पथ का जो घट जाता है, इससे हम क्या होते हैं, फिसल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। वायु में पंख तथा 10 किलोग्राम की वस्तु को समान ऊंचाई h से गिराने पर कौन सी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचती है? हम, एक तो ये वस्तु है, ये 10 किलोग्राम की है, और ये क्या है, पंख है, इसको हम गिराते हैं। कितनी ऊंचाई से, जो दोनों क्या है, h ऊंचाई पर है। h ऊंचाई से यदि हम गिराएं इन दोनों को, तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचता है? तो प्रश्न में पढ़ने दे रखा है कि वायु में। तो इसका मतलब ये जो मीडियम है ना, यहाँ पर क्या है, एयर भरी हुई है, तो ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। ठीक है। तो जो वायु का जो विरोधी बल है, वायु इन पर दोनों वस्तुओं पर क्या लगाएगी, विपरीत दिशा में घर्षण बल लगाएगी। तो वो इस पर ज्यादा लगता है और इस पर कम लगता है। जो इस पर कम लगता है 10 किलोग्राम वाली वस्तु को, तो ये जल्दी पहुंच जाएगी, और ये क्या है, बाद में पहुंचेगी। तो पहले तो पहुंचेगी आपकी ये वस्तु 10 किलोग्राम वाली, और बाद में पहुंचेगा पंख। तो ऑप्शन अपने पास क्या हो गया, वस्तु पहले तथा पंख बाद में पहुंचता है। ये किस केस की बात कर रहे हैं, वायु में। नेक्स्ट प्रश्न देखें आप। निर्वात में 5 किलोग्राम की वस्तु तथा पंख को समान ऊंचाई h से गिराया जाता है, तो कौन सी वस्तु पृथ्वी पहुंच करती है? तो यहाँ देखो आप, निर्वात दे दिया गया आपको, निर्वात, इसका मतलब वहां पर वायु नहीं है। जब वायु नहीं है तो विरोधी बल, घर्षण बल नहीं लगेगा, या विरोधी बल नहीं लगेगा, वायु का कोई घर्षण बल नहीं है। तो दोनों वस्तुओं क्या की बराबर बराबर दोनों नीचे आ जाएगी, समान समय में दोनों धरातल पर पहुंच जाएगी। तो वस्तु पहले तथा पंख बाद में नहीं, वस्तु तथा पंख दोनों साथ साथ, करेक्ट, दोनों साथ साथ अपने धरातल पर पहुंच जाएगी। नेक्स्ट, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण के लिए सत्य बल है, सत्य कथन है। यह संरक्षित प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है, माध्यम निर्भर करता है, संपर्क बल है। हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखें। सपोज दैट अपने पास ये एक m द्रव्यमान का कोई पिंड है, और ये हमारे पास m2 द्रव्यमान का पिंड है। इसको ध्यान से समझ लें, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अपने पास। और ये दोनों क्या है, r दूरी पर रखे हुए हैं। ये जो दूरी r है, इस द्रव्यमान के और इस द्रव्यमान के केंद्र से केंद्र की दूरी है। तो यहाँ पर जो बल लगता है ना, वो बल लगता है दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रम अनुपाती। ठीक है। और ये साइन हटाने के बाद यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g।
इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की मान है वो है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। ये जो यूनिट कैसे निकलती है, हम यूनिट और डायमेंशन जो यूनिट करेंगे चैप्टर उसमें देख लेंगे आगे। तो ये जो जी है इसके वैल्यू क्या है, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, सब जगह समान रहता है, आप कहीं भी ले जाओ इसको, दोनों पिंडों को आप कहीं भी रख दो, इस m1 द्रव्यमान को और m2 द्रव्यमान को, जी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो बल है F का मान है, तो ये माध्यम पर तो निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ये कथन तो क्या हो गया, गलत हो गया। यह बल संपर्क बल है। अभी हमने देखा है गुरुत्वाकर्षण बल संपर्क बल नहीं है। m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान दोनों क्या है, r दूरी पर स्थित है, फिर भी इनमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत है, संपर्क बल नहीं है ये। यह आकर्षण प्रकृति का होता है, बिल्कुल नाम ही देखो इसका, गुरुत्वाकर्षण है, ये हमेशा क्या है, आकर्षण प्रकृति का ही होता है। लेकिन स्थिर वैद्युत बल है वो आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का प्रकृति का भी हो सकता है। यदि दोनों आवेश समान है, समान प्रकृति के हैं, तो वहां पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि आवेश विपरीत प्रकृति है तो वहां पर क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो दोनों जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, आकर्षण प्रकृति का, ये अपने पास क्या है, करेक्ट आंसर है। और फर्स्ट है, यह संरक्षी प्रकृति का होता है, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल वो क्या है, कंजर्वेटिव नेचर है। कैसे, इसमें आप एक बात ध्यान रखें, यदि किसी बल से रिलेटिव कोई स्थितिज ऊर्जा है, ध्यान दें मेरी बात को, यदि किसी बल से रिलेटेड कोई स्थितिज ऊर्जा है, इसका मतलब वो बल क्या है, संरक्षी प्रकृति का है। ध्यान दें फिर, यदि किसी बल से रिलेटेड कोई स्थितिज ऊर्जा है तो वो बल क्या है, संरक्षी प्रकृति का है। तो ध्यान दें, हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण से जो संबंधित ऊर्जा है इस प्रकार से लिखी जाती है, F बराबर माइनस डी यू बटा डी आर, और U यहां पर क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। U क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटेड एक स्थितिज ऊर्जा है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, संरक्षी प्रकृति का है। और हमारे पास विद्युत चुंबकीय बल, ये क्या है, विद्युत चुंबकीय बल है, या स्थिर वैद्युत बोल दो, आपको इसको क्या है, स्थिर वैद्युत बल बोल दो, या कूलाम बल बोल दो इसको। चलो स्थिर वैद्युत बल लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, स्थिर वैद्युत बल। ये बल किससे रिलेटेड है, गुरु स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा, इससे रिलेटेड जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थिर वैद्युत ऊर्जा। इसका मतलब गुरुत्वीय सॉरी ये कूलाम बल है, स्थिर वैद्युत बल, ये भी क्या है, संरक्षी प्रकृति का है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड एक ऊर्जा है हमारे पास, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय सॉरी स्थिर वैद्युत ऊर्जा। तो ये कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही बल क्या है, संरक्षी प्रकृति के है। जबकि बात करें अपन घर्षण बल की, तो घर्षण बल से संबंधित कोई ऊर्जा नहीं है, घर्षण ऊर्जा नहीं है इसे, तो घर्षण बल क्या है अपने पास, संरक्षी प्रकृति का नहीं है। तो ये ऑप्शन भी अपने पास सही है, गुरुत्वीय बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी प्रकृति का है। तो अपने पास दोनों कथन सही है, कथन 1 और कथन 2। हाँ जी, इसमें ऑप्शन नहीं डाले हैं। चलो, मानव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर प्रति सेकंड के संपर्क में आने पर तरल का द्रव्यमान भार, ध्यान दें द्रव्यमान भार न्यूटन, ये बल की यूनिट है। द्रव्यमान भार कितना है, 500 न्यूटन है, तो तरल का द्रव्यमान कितना होगा, हमें पता है कि भार क्या होता है, भार बराबर mg। तो ये कितना दिया हुआ है, mg की वैल्यू दे रखी है इसने 500 न्यूटन, है ना, और g की वैल्यू कितनी है, g बराबर गिवन है अपने पास 9.8 मीटर पर सेकंड, गुरुत्वीय त्वरण है ये। तो यहां से हम यदि m को कैलकुलेट करें, द्रव्यमान 500 बटा 9.8, ये कितनी आती है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये आती है 10 है, 10 से 5 50, 50 से थोड़ी सी ज्यादा, सपोज अपने 51 मान लेते, अप्रोक्सीमेट 51 के आसपास आएगा। तो द्रव्यमान m की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 51 किलोग्राम। हाँ जी, एक बार ध्यान दें आप, एक तो है अपने पास टर्म
आई है द्रव्यमान भार और एक है द्रव्यमान। ये द्रव्यमान भार है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो ये आप किसी भी प्लेनेट पे ले जाओ इस द्रव्यमान को, m की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जबकि दूसरे प्लेनेट पर जाने पर द्रव्यमान भार चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर g की वैल्यू चेंज हो जाती है, गुरुत्व त्वरण चेंज हो जाता है उस प्लेनेट से रिलेटेड, तो वहां पर mg चेंज हो गया। इसका मतलब द्रव्यमान भार चेंज होता है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं होता। ये कांस्टेंट है अपने पास। हाँ जी, नेक्स्ट। एक व्यक्ति है, वो लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। सिक्का लिफ्ट के फर्श पर t1 समय में पहुंचता है। जब लिफ्ट क्या है, लिफ्ट के सिक्का गिराता है, लिफ्ट में लिफ्ट स्थिर होती है। जब लिफ्ट स्थिर है तब वो सिक्का गिरने पर t1 समय बोलता है, उस समय t2 में यह जब एक समान चाल से चल रही होती है। तो हाँ जी, ध्यान देंगे आप, ये लिफ्ट वाले जो क्वेश्चन है इनमें ध्यान देगा। ये सपोज कोई लिफ्ट है, इसमें ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान m है, इसका मतलब इसका भार नीचे क्या लगेगा, mg। यदि ये लिफ्ट a त्वरण से ऊपर जा रही है तब इस वस्तु पर एक विपरीत दिशा में बल लगता है ma। इसको बोलते हैं छदम बल, आभासी बल बोलते हैं। वस्तु ए, ये लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो वस्तु का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और भार बढ़कर कितना हो जाता है, एम जी प्लस एम ए। तो ये भार हो गया एम जी प्लस ए। और यदि ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है वो ए त्वरण से नीचे आ रही है और ये अपने पास m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, तो भार बल है ना ये mg, ये तो हमेशा नीचे ही ओर लगेगा। लेकिन अब वस्तु क्या है, ये लिफ्ट नीचे आ रही है a त्वरण से, जो आभासी बल लगेगा वो त्वरण के विपरीत दिशा में लगेगा। तो यहाँ पर बल अपने पास कितना लग रहा है, ma ऊपर की दिशा में। तो नेट जो फोर्स है ना वो आ गया अपने पास mg माइनस ma, क्योंकि ma विपरीत दिशा में लग रहा है, तो mg माइनस a। इस दिशा, इस केस में क्या हो गया, वस्तु का भार बढ़ गया, और इस केस में क्या, वस्तु का भार घट गया। तो आभासी यहाँ पर परिणामी त्वरण क्या हो गया अपने पास, a प्लस जी, और यहाँ पर परिणामी त्वरण क्या हो गया, a माइनस जी। इस बात को ध्यान रखें आप। हाँ जी, ये कब है, जब वस्तु लिफ्ट है वो त्वरित गति, ए त्वरण से ऊपर जा रही है, ए त्वरण से नीचे जा रही है, तब का केस है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, लिफ्ट एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, इसका मतलब एक का मान कितना हो गया, 0। इस केस में भी एक का मान कितना हो गया, 0। चाहे एक समान से ऊपर जा रही है, चाहे एक समान वेग से नीचे आ रही है, जब इसकी चाल सेम है इसका मतलब इसका त्वरण क्या हो गया, 0। हालांकि चाल कांस्टेंट होने पर त्वरण 0 नहीं होता है, परंतु यहाँ पर जो लिफ्ट है वो या तो ऊपर जा रही है तो निश्चित वेग से ऊपर ही जा रही है, दिशा नहीं बदलती इसकी। तो चाल कांस्टेंट होने पर यहाँ दिशा भी कांस्टेंट है साथ साथ में, तो त्वरण कांस्टेंट, त्वरण 0 हो गया है ना। तो इस केस में त्वरण 0 है हमारे पास, तो यहाँ पर त्वरण 0 हो गया, तो नेट फोर्स mg ही लगेगा सिक्के पर। चाहे लिफ्ट ऊपर जा रही है नियत वेग से, चाहे लिफ्ट नीचे आ रही है नियत वेग से, चाहे लिफ्ट खड़ी है एकदम रेस्ट में है, तो जब बल mg लग रहा है, कोई आभासी बल नहीं लग रहा है, तो दोनों केस में जो चल t1 और t2 समय दोनों क्या हो जाएंगे, इस केस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मान लीजिए कि मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहे मेरी गो राउंड झूले पर सवारी कर रहा है। इससे क्या होता है कि वह लड़का एक समान वेग से गति कर रहा है, बिना त्वरण गति कर रहा है, त्वरित गति कर। हाँ जी, अब देखिए आप, सपोज दैट कोई वस्तु है वो इस वृत्ताकार पथ में गति कर रही है। ध्यान से सुने, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मान लो आप, इससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ जो कंसेप्ट बता रहे हैं इसको आप ध्यान से सुनिए। ये जो वस्तु है वो क्या है, m द्रव्यमान की वस्तु है, और इसकी जो नियत चाल, चाल क्या है इसकी, नियत चाल से वृत्ताकार पथ में गति कर रही है। हमारे पास एक टर्म आती है वेग। वेग में क्या होता है, वेग का परिमाण और वेग की दिशा, क्योंकि वेग क्या है अपने पास एक सदिश राशि है, तो इसका परिमाण भी होगी और इसकी दिशा भी होगी।
यदि यहाँ पर वस्तु ये इसमें नियत चाल से चल रही है, जब ये वस्तु इस स्थिति में, तब इसकी वेग की दिशा ये है। जब वस्तु यहाँ आ जाती है तब इसकी वेग की दिशा ये है। जब वस्तु यहाँ आ जाती है तब इसकी वेग की दिशा ये है। जब वस्तु यहाँ आ जाती है तब इसकी वेग की दिशा ये है। और जब वस्तु यहाँ आ जाती है तब इसकी वेग की दिशा ये है। जो वेग की दिशा होती है वो इस वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। इसका मतलब जब वस्तु ये वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है, इसका वेग की दिशा पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, लगातार वेग की दिशा चेंज हो रही है। जब वेग की दिशा चेंज हो रही है, इसका मतलब वेग भी चेंज हो रहा है। चाहे आप परिमाण चेंज करो, चाहे आप दिशा चेंज करो, कोई भी एक वेक्टर चेंज होने से इसका क्या हो जाएगा, वेग चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें कहा है कि नियत चाल है, इसमें वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, इसका मतलब क्या है, नियत चाल है, नियत वेग नहीं है। ध्यान दें इस बात की, नियत चाल है। तो यहाँ पर नियत चाल से गति कर रहा है, इसका वेग क्या है, बदल रहा है। इसका वेग क्या है, बदल रहा है। जब वेग बदलता है तब क्या आता है, त्वरण आता है। जब वेग बदलता है क्या आता है, त्वरण। क्योंकि त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। जब वेग बदलता है तब क्या आ गया, त्वरण आ गया। जब त्वरण आ गया इसका मतलब बल, उस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। और बल कौन सा है यहाँ पर, अभिकेंद्रीय बल। अब बल कौन सा है यहाँ पर, अभिकेंद्रीय बल। ये आर त्रिज्या है, तो इसका जो चाल है वो v है, m द्रव्यमान है, तो इस पर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, वो एम वी स्क्वायर बटा आर। हम जानते हैं कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। जब एम वी स्क्वायर बटा आर और एम ए की तुलना करेंगे तो जो अभिकेंद्रीय त्वरण का जो फॉर्मूला आएगा, वी स्क्वायर बटा आर आ जाएगा। अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर बटा आर। इसको ध्यान दें, v का मान अपने पास क्या होता है, v बराबर ओमेगा आर, सॉरी v बराबर ओमेगा आर। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का मान आ गया अपने पास ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से गति कर रही है तो इसमें त्वरण कितना होता है, v स्क्वायर बटा आर। इसका मतलब वस्तु में त्वरण है, वस्तु में क्या है, त्वरण है। विराम अवस्था में नहीं है क्योंकि ये नियत चाल से गति कर रहा है। बिना त्वरण गति कर रहा है, नहीं, त्वरण का फॉर्मूला है अपने पास ऑलरेडी, वी स्क्वायर बाई आर। और वह लड़का समान वेग नहीं, समान वेग नहीं है, समान चाल है। वेग तो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है अपने पास। इसका मतलब वो वस्तु, सॉरी, बिना त्वरण के नहीं, त्वरित गति कर रहा है। नेक्स्ट, हाँ जी, पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण चंद्रमा पर लगने वाला खिंचाव बल किसके कारण होता है, चंद्रमा पर लगने वाला खिंचाव बल। ये अपने पास क्या है, अर्थ है। ये अपने पास क्या है, मून है। अर्थ है वो मून के इस दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्त में क्या होता है, ये इसकी नाभि है, ये इसकी क्या है, नाभि है। तो दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर ये जो दोनों में क्या लगता है, आकर्षण बल लग रहा है। दोनों में क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। इस मून पर जो पृथ्वी की ओर जो खिंचाव बल लग रहा है ना, वो क्या है, आकर्षण बल अपने पास। तो हमारे पास अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल नहीं, अभिकेंद्रीय बल है। क्योंकि देखो खिंचाव बल क्या लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। खिंचाव बल किस पर लग रहा है, मून पर अंदर की ओर खिंचाव बल लग रहा है। और ये अंदर की ओर खिंचाव बल रहा है, वो कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल है जी, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो अंदर की ओर लग रहा है इस पर खिंचाव बल। तो अंदर की ओर लगने वाला बल कौन सा होगा, अभिकेंद्रीय बल। अंदर की ओर जो बल लग रहा है वो क्या, अभिकेंद्रीय बल हो गया। ये वास्तविक बल है, जो अभिकेंद्रीय बल है वो क्या है, वास्तविक बल है, ठीक है। और जो अपकेंद्रीय बल है वो क्या है, आभासी बल है। कौन सा बल है, आभासी बल। अभी हम देखें कि लिफ्ट यदि ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो जो एम ए बल नीचे लग रहा था, ये बल क्या है, आभासी है। कौन सा बल है ये, आभासी बल है। जो एम जी नीचे लग रहा था, ये कौन सा बल था, वास्तविक था। एम जी बल क्या था, वास्तविक था। लेकिन एम ए क्या है, आभासी बल है। इसी प्रकार अभिकेंद्रीय बल क्या है अपने पास, वास्तविक बल है। और अपकेंद्रीय बल क्या है, आभासी बल है। अपकेंद्रीय बल वस्तु पर वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, दीर्घवृत्ताकार गति कर रही है, तो वस्तु पर बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल लगता है और अंदर क्या लगता है, अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल वस्तु किससे मिल रहा है, इस मून को, गुरुत्वाकर्षण बल से अभिकेंद्रीय बल मिल रहा है। इसको किससे मिल रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल से अभिकेंद्रीय बल मिल रहा है। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, ये दीर्घवृत्ताकार बल पथ में गति कर सकती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। संरक्षित बलों के निम्न में से कौन सा कथन असत्य है।
कौन सा कथन असत्य है? संरक्षी बल, तो हमें पता है, एक आप एग्जाम्पल लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का। किसका एग्जाम्पल ले लिया? गुरुत्वाकर्षण बल का। ये एक बल कौन सा है? संरक्षी बल है। क्यों संरक्षी बल है? क्योंकि इससे रिलेटेड अपने पास गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा है। यदि किसी बल से रिलेटेड कोई स्थितिज ऊर्जा है, इसका मतलब वो बल क्या है? संरक्षी प्रकृति का है। तो संरक्षी बल अपने पास कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो है ना, स्थित ऊर्जा को परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। अभी हम बता के आए हैं आपको कि यदि कोई बल गुरुत्वीय बल है, सॉरी संरक्षी बल है, तो उस संरक्षी बल से स्थितिज ऊर्जा रिलेटेड होगी, तो हम स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कथन क्या है? असत्य कथन है। यहाँ पर क्या लिखा है? परिभाषित नहीं किया जा सकता, जबकि हम परिभाषित कर सकते हैं। ये कथन क्या हो गया? असंरक्षी बल। अब देखिए आप, एक पूर्ण चक्र में कार्य शून्य होता है। बिल्कुल जी, हमारे पास ये सपोज दैट अर्थ है, इसके चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार, ये मून है, ठीक है। तो यदि हम कार्य निकालें, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य क्या होगा? बल गुणा विस्थापन। यदि एक पूर्ण चक्र की बात करें तो यहां से स्टार्ट हुआ ये, और ये यहाँ पे आ गया पूर्ण चक्र में, है ना। इस बिंदु से स्टार्ट हुआ, इसी बिंदु पहुंच गया, तो विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन 0 हो गया। विस्थापन 0 हो गया तो संरक्षी बलों में पूर्ण चक्र में किया गया कार्य कितना हो गया? 0 हो गया। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल जी, पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन वो पथ पर निर्भर नहीं करता। किस पथ से गए हो आप, तो पथ के निर्भर नहीं करता, पथ की लंबाई पर तो निर्भर जरूर करता है। अरे सॉरी सॉरी, सपोज दैट अपने पास ये अपने पास सरफेस है, अर्थ सरफेस, और यहां से हम अर्थ सरफेस से इस हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाना चाहते हैं, यहाँ पर h ऊंचाई पर लेके गए, है ना। तो इस पर हमने कितना कार्य किया है? mgh, है ना। इस पथ से लेकर गए हम इसको, और हम यदि इस पथ से लेकर जाएं तो इसको ऐसे सीढ़ियों से, तो यहाँ भी इसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? mgh। तो हमने दोनों केस में वर्क किया, तो कितना किया? mgh और mgh, चाहे आप इस पथ से लेके जाओ, चाहे आप इस पथ से लेके जाओ। तो संरक्षी बलों में किया गया कार्य पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, है ना। तो ये भी अपने पास क्या है? करेक्ट आंसर है, नहीं सॉरी, करेक्ट स्टेटमेंट है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है? नहीं जी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य कैसे होता है? कि सपोज दैट ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ से आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा? घटती जाएगी। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या है? मिनिमम, और गतिज ऊर्जा क्या है? मैक्सिमम। इस पॉइंट पर जब अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेगा यहाँ पर, ये रुक जाएगा, गतिज ऊर्जा 0 हो गई, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो गई। यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वो सारी की सारी यहाँ पर इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। तो हम यूं कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ जो पिंड है, उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगी? नियत। कुल यांत्रिक ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य नहीं होता। तो अपने पास ऑप्शन क्या हो गया? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। गतिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम क्या है? स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के मूलभूत बलों में से प्रबलतम बल कौन सा है? प्रबलतम, हाँ जी, अपने पास अपने प्रकृति में 4 मूलभूत बल है। प्रकृति में कितने मूलभूत बल है? 4 मूलभूत बल है। पहला आता है नाभिकीय बल, दूसरा आता है स्थिर विद्युत बल, या विद्युत चुम्बकीय बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल या विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का विद्युत चुम्बकीय बल। तीसरा आता है अपने पास दुर्बल बल, और चौथा क्या है? गुरुत्वीय बल। तो यहाँ से सबसे जो प्रबल बल है वो नाभिकीय बल लगता है, नाभिक में लगता है। ये प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के बीच में लगता है। ध्यान रखिए, ये प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के बीच में लगता है, नाभिकीय बल है। जो बल प्रोटोन में लगने वाला बल है वो न्यूट्रॉन में लगने वाले बल के बराबर होता है, और ये बल बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर लगने वाले बल के।
यदि प्रोटॉन प्रोटॉन का जोड़ा है उसमें जितना बल लगता है वही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के जोड़े में बल लगेगा, और वही क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के जोड़े में बल लगेगा। ये जो नाभिकीय बल है वो कणों के आवेश पर निर्भर नहीं करता। विद्युत चुंबकीय बल ये दो आवेशों में लगता है, परंतु ये नाभिक में नहीं है, बाहर है। और गुरुत्वीय बल क्या है, दो द्रव्यमान के बीच में लगता है। तो ये इसमें इसकी स्ट्रेंथ है, इसका जो ऑर्डर है वो ध्यान रखें आप इस प्रकार से। सबसे प्रबलतम बल है अपने पास नाभिकीय बल, सबसे प्रबलतम बल है ये। उसके बाद आता है विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद आता है दुर्बल बल, और उसके बाद आता है गुरुत्वीय बल। क्योंकि गुरुत्वीय बल जो लिखते हैं ना, F बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर, यहाँ पर जी की वैल्यू है ना वो है 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम, 10 की पावर माइनस 11। तो ये देखो सबसे दुर्बल बल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ग्रहीय गति में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? ग्रहीय गति में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, ध्यान देंगे आप इसको। हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज दैट ये अपने पास क्या दीर्घ वृत्ताकार पथ है, ठीक है, ये इसकी दीर्घ अक्ष है और ये इसकी लघु अक्ष है। ये इसका क्या है, नाभि है। क्या इसकी नाभि है। सपोज दैट हमारे पास ये जो है द्रव्यमान इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। सपोज दैट हम इसका वेग क्या है, v है, इसकी दूरी क्या है यहाँ पर r है ना। तो ग्रहीय गति पहला नियम है, केपलर का पहला नियम है कि एक पिंड है वो दूसरे पिंड के या फिर प्रत्येक पिंड के या कोई ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर किस में दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। और यहाँ पर क्या है, अपने पास सन है, और ये जो सन है किसी एक नाभि पर, एक नाभि ये है और एक नाभि ये है, वन ऑफ द टू फोकाई, इनमें किसी एक नाभि पर सन एग्जिस्ट करता है। और जो अपने पास अर्थ है वो इस सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ, दीर्घवृत्तीय पाथ में क्या है, चक्कर लगाती है। ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम, ये जो ग्रह चक्कर लगा रहा है इस ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। क्षेत्रीय चाल मीन्स यूं कहें तो डी ए बटा डी टी बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब एरिया सेम एरिया स्वैप करता है, या सेम नहीं बोले, इक्वल एरिया स्वाइप करता है, किसमें, सेम टाइम इंटरवल में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक ये आया 10 सेकेंड में। सपोज इट ये 10 सेकेंड में ये जो एरिया स्वाइप किया इसने, ये हो गया इसका 10 मीटर स्क्वायर, है ना। तो जो यदि यहां पर आता है ये यहां पर, तो ये 10 सेकेंड में यहां तक आ जाता है, और ये एरिया स्वाइप कर दिया इसने 10 सेकेंड में, तो ये भी एरिया कितना होगा, 10 मीटर स्क्वायर भी होगा, है ना। तो सेम टाइम इंटरवल में क्या है, सेम एरिया स्वाइप करता है। ये इसको बोलते हैं क्षेत्रीय चाल, मतलब सेम टाइम में सेम क्षेत्रफल स्वाइप करता है। बात करें रेखीय संवेग की, रेखीय संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv, है ना। देखो यदि v कांस्टेंट है तो ये p कांस्टेंट रहेगा, p कंजर्व रहेगा। हमारे पास v कांस्टेंट नहीं है, अभी हमने पढ़ा पॉइंट टू पॉइंट v चेंज हो रहा है, यहाँ v इस डायरेक्शन में है, यहाँ v इस डायरेक्शन में, यहाँ v, तो पॉइंट टू पॉइंट v चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट टू पॉइंट p चेंज होगा। जब p चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, रेखीय संवेग संरक्षित नहीं रहती। हाँ जी, बात करें कुल ऊर्जा की, ये यहाँ पर सन है, यहाँ पर ये अर्थ है या कोई दूसरा प्लेनेट है। ये जो सन से जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है, ये तो हो गया आर मैक्सिमम, तब इसका जो v होता है, v होता है v मिनिमम।
और यहाँ पर जब ये जो डिस्टेंस है ना, ये है आर मिनिमम, तब इसका वेलोसिटी क्या होती है, वी मैक्सिमम। इस केस में हम यूं समझते हैं, जैसे जैसे आर की वैल्यू घटती है तो वी की वैल्यू बढ़ती है। जब आर अधिकतम है तो वी न्यूनतम हो गया, जब आर न्यूनतम है तो वी अधिकतम हो गया। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि वी और आर का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वी घटता है तब आर बढ़ता है, और वी बढ़ता है तब आर घटता है। इनका जब प्रोडक्ट वो कांस्टेंट आता है, हमारे पास मास कांस्टेंट है, इसका मतलब एमवीआर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और एमवीआर क्या है अपने पास, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कोणीय संवेग कांस्टेंट है अपने पास। कुल ऊर्जा कांस्टेंट रहती है इसमें। कुल ऊर्जा कांस्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि जब स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या है, मिनिमम है, सॉरी नेगेटिव मिनिमम है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी, नेगेटिव वैल्यू मिनिमम है। तो ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम है, यहाँ वी मिनिमम, इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो सम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हमारे पास कोणीय संवेग और कुल ऊर्जा दोनों ही भौतिक राशियां क्या रहती है, संरक्षित। यहाँ पर आवेग और रेखीय संवेग संरक्षित नहीं रहता है। नेक्स्ट, एक जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या हो गया, ये अर्थ है, ये इसका भूमध्य तल है। इस भूमध्य तल से लगभग 36,000 किलोमीटर दूरी पर ऐसे पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर ग्रह है, और वो क्या है, भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर होता है। भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर है ये ग्रह। ये ग्रह जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करती है यहाँ पर, तो ये भी क्या है, रोटेट करता है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तब ये यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट तब यहाँ आ गया तब ये यहाँ आ गया, ये ऑब्जेक्ट तब यहाँ आ गया तब भूग्रह उपग्रह यहाँ आ गया। ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ आता है तो स्थिर वैद्युत एक भू स्थिर उपग्रह यहाँ आ जाता है। तो ये भूमध्य रेखा पर स्थित किसी बिंदु के जस्ट ऊपर ही रहता है ये, है ना। जितने समय में वो एक चक्कर पूरा करता है भूमध्य रेखा पर स्थित कोई बिंदु, उतने ही समय में ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये एक चक्कर पूरा कर लेता है। ये भूमध्य रेखा पर होता है और पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग क्या होता है, ये सपोज दैट कोई पृथ्वी है, ये अर्थ है अपने पास। अर्थ की सतह से इस ऑब्जेक्ट को मिनिमम वेलोसिटी का वो मिनिमम वैल्यू जिससे किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो वो पृथ्वी का जो ये एरिया है, ग्रेविटेशनल एरिया, उसको क्या करें, क्रॉस करें। ये पृथ्वी है, ये v का मान है, v, इसको प्लाइन वेग बोल दो। ये मिनिमम बात जिससे ये पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र, सपोज दैट यहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसको पार कर जाए तो इस वेग को क्या बोलेंगे हम, प्लाइन वेग। प्लाइन वेग प्रत्येक ग्रह का अलग अलग होता है, क्योंकि उस प्रत्येक ग्रह का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो उसको पार करने के लिए वेलोसिटी भी ऐसी अलग अलग चाहिए। तो जो उसकी वैल्यू है प्लाइन वेग का जो फॉर्मूला v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g r। r क्या है, जिस प्लेनेट से आप उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो उस प्लेनेट की रेडियस है, g उसी प्लेनेट की ग्रेविटी है। यदि हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी है अपने पास, 6400 किलोमीटर। तो ये वैल्यू रखने के बाद जो v का मान आएगा वो आएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि पृथ्वी की सतह से किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग फेंक दें तो पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा, और ये पृथ्वी की सतह पर क्या होगा, ये प्लाइन वेव होगा। तो अपने पास ऑप्शन हो गया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई दूसरा टॉपिक लेके आएंगे और ऐसे हम रीट मेंस का जो साइंस में फिजिक्स का पोर्शन है उसको हम सोल्व आउट कर लेंगे। तो जुड़िए रहिए हमारे साथ। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो लेक्चर 1 में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ये पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई कर देते हैं। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।